हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस एक वीडियो में मैं पूरी एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लाइन बाय लाइन, प्लस आपको एनसीईआरटी हाईलाइटेड भी देखने को मिल जाएगी और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ साइड्स में देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ों का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। चैप्टर नंबर 1 में हमने बात करी थी 1900 बीसी तक। अब हम काफ़ी टाइम बाद आएंगे 600 बीसी से और वहाँ से बात करना चालू करेंगे 600 सी तक। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के अगले 1500 ईयर्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आए। इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद को कंपोज किया। हमें हमारे नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन प्लेट्यू और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो सेटल हो रही थी, एग्रीकल्चर कर रही थी। इसी टाइम पे हमें डेक्कन और सदर्न रीजन्स में पेस्टोरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो जानवर वगैरह पाल रहे थे। इसके अलावा हमें हमारे साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में मेगालिथ्स देखने को मिले। मेगालिथ्स क्या होते हैं? डेड को जहाँ बैरी किया जा रहा था वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, प्लस डेड के साथ काफ़ी सारे वेपन्स और आयरन के टूल्स भी बैरी किए जा रहे थे। ये यहाँ पे जो डेट आई है 6th सेंचुरी बीसी, इस डेट को आप याद रखिएगा। ये इस चैप्टर में आप कई बार देखने वाले हैं। इस 6th सेंचुरी बीसी के बाद हमें नए स्टेट्स, एम्पायर्स और किंगडम्स डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। हमें नए एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके देखने को मिलते हैं, नए टाउन्स देखने को मिलते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है अलग अलग इंस्क्रिप्शन से, टेक्स्ट से, कॉइन से, विजुअल मटेरियल से। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हमें मिले जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जिसका पहला टॉपिक है प्रिंसिप एंड पियादसी। टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। एपिग्राफी का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जितनी भी हमें राइटिंग देखने को मिलती है हार्ड सरफेसेस पे, मेटल हो गया, रॉक हो गया, पॉटरी हो गया, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं किंग्स वगैरह लिखवाते थे, इसमें अपनी तारीफ ये लोग इंग्रेव कराया करते थे। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में हमें उनकी डेट भी देखने को मिल जाती है। जिनमें डेट नहीं होती है उसमें हम पैलियोग्राफी का यूज़ करते हैं, यानी कि राइटिंग स्टाइल को स्टडी करके पता लगाते हैं कि इस किस टाइम पीरियड को बिलोंग करता था। इसके अलावा जितने भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले एंशिएंट इंडिया के, उनमें से ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। 1830s में हमारे जो जेम्स प्रिंसिप थे, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट के वर्कर थे। मिंट यानी कि जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते थे। इन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती दो स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। डिसाइफर यानी इनको पढ़ लिया, इनको समझ लिया। अब ये जो दो ब्राह्मी और खरोस्ती है, ये लैंग्वेजेस नहीं है, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या होता है? जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इसको लिखने का जो सिस्टम है उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। हम चाहे तो देवनागरी में इसको लिख लें, चाहे तो हम लैटिन स्क्रिप्ट में इसको लिख लें। तो ये जो ब्राह्मी और खरोस्ती है, ये दो ऐसी स्क्रिप्ट है जिनका ज़्यादातर यूज़ हमें देखने को मिलता है प्राकृत लैंग्वेजेस को लिखने में, और प्राकृत लैंग्वेजेस में ही हमें ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले। जेम्स प्रिंसिप ने देखा कि किंग को पियादसी टर्म से डिनोट किया जा रहा है, जिसका मीनिंग है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, और कुछ इंस्क्रिप्शंस में किंग को अशोका बताया गया है। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती को डिसाइफर किया। वैसे एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि अशोका की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारी प्राकृत लैंग्वेजेस होती थी उनमें अशोका को इस तरीके से लिखा जाता था। वैसे प्राकृत भी एक लैंग्वेज नहीं है। जो हमारे एंशिएंट इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस थी, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज, उनको हमने टर्म दिया है प्राकृत। तो प्राकृत के अंडर में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। ब्राह्मी और खरोस्ती के डिसाइफर होने के बाद हमारे हिस्टोरियंस को नए डायरेक्शन मिल चुके थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स ने अब इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट का यूज़ करना चालू किया, उनको स्टडी किया। हमारी मेजर डायनेस्टीज़ और उनकी लिनिएजेस की स्टडी करने के लिए, उनकी टाइमलाइन को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। डायनेस्टी फॉर एग्जांपल मुगल डायनेस्टी थी, तो बाबर, हुमायूं, अकबर उसकी लिनिएज हो गई। ऐसे ही हम रूलर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 1900s के अर्ली डेकेड्स में हमारे हिस्टोरियंस ने टाइमलाइन को फिगर आउट कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने नए क्वेश्चंस आंसर करना चालू किए कि क्या पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में लिंक होता था, जिसका आंसर हमें बाद में मिला कि हाँ, लिंक तो होता था, लेकिन एकदम सिंपल और डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता था। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक द अर्लीस्ट स्टेट्स के ऊपर।
जैसे कि मैंने पहले बोला 6th सेंचुरी BC काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। इसके बाद अर्ली स्टेट्स और सिटीज़ डेवलप हुए, आयरन का यूजेज बढ़ गया, कॉइनेज सिस्टम डेवलप हुआ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की स्टार्ट हुई। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है महाजनपदास के बारे में, 16 महाजनपदास। ये क्या होते हैं? सबसे पहले एक टर्म आता है जनपदा। जनपदा मतलब जहाँ पे भी जन यानी कि पीपल, सेट इट फुट्स यानी कि जहाँ पे भी सेटलमेंट होता था उसको हम जनपदा बुलाते थे। और जो बड़े बड़े सेटलमेंट होते थे, बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, उनको बोला जाता था महाजनपदास। महाजनपदास जनरली किंग्स रूल करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जहाँ पे ओलिगार्कीज होती थी, यानी कि मल्टीपल राजास मिल के रूल किया करते थे। इनको हम संघ या फिर गण बुलाया करते थे। बुद्ध और महावीर भी ऐसे ही गणास को बिलोंग करते थे। वज्जी संघ के बारे में हमें पता है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे उनको ये राजा लोग रूल किया करते थे, उन पे इन लोगों के पास पावर थी। लेकिन बाकियों के बारे में हमें नहीं पता है, क्या बाकी जगह पर भी जो राजा होते थे, जो किंग्स होते थे, यही रिसोर्स को कंट्रोल करते थे? हमें इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। महाजनपदास में हर एक महाजनपदा का एक कैपिटल होता था जिसको फोर्टिफाई भी किया जाता था, यानी कि यहाँ पे डिफेंस सेटअप किया जाता था, वॉल्स वगैरह बनाए जाते थे, डिफेंसेस रिसोर्सेस लगाए जाते थे ताकि इसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। यहाँ पे अब आपको फोर्टिफिकेशन करना है, आपको आर्मी सेटअप करना है, आपको ब्यूरोक्रेसी सेटअप करना है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में कि कौन रिसोर्सेज कंट्रोल करेगा, किंग कैसे यहाँ पे टैक्स वगैरह देगा, हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है धर्मसूत्रास में। अगेन 6th सेंचुरी BC के बाद से ब्राह्मण्स ने धर्मसूत्रास को कंपोज करना चालू किया। ये संस्कृत टेक्स्ट है, यहाँ पे हमें रूल्स देखने को मिलते हैं इन रूलर्स के लिए कि आपको टैक्स किससे लेना है। आइडियली जो रूलर्स होते थे उनको बोला जाता था कि क्षत्रिय होना चाहिए, और इनको एडवाइस किया गया टैक्स और ट्रिब्यूट कलेक्ट करने के लिए कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिजन से। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आंसर हमें नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। पेस्टोरलिस्ट भी तो थे, क्या इनसे भी टैक्स लिया जाता होगा? हमें नहीं पता, इसके हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते। हाँ, यहाँ पे हमें ये ज़रूर पता है कि आसपास की जो टेरिटरीज होती थी उन पे अटैक करना, रेड्स करना, उनकी वेल्थ लूटना, इसको लेजिटिमेट कंसिडर किया जाता था और इसको बोला जाता था कि आप पैसे कलेक्ट करने के लिए, वेल्थ लूटने के लिए अटैक्स कर सकते हो। फिर कुछ टाइम बाद जो स्टेट्स थे उन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज खड़ी करना चालू कर दी, अपनी आर्मीज में इन्वेस्टमेंट किया, अपनी ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स जमा लिए, और फिर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये स्टेट्स हो चुके थे। हालांकि कुछ स्टेट्स में अभी भी मिलिशिया यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन से ही आर्मी को कलेक्ट कर लिया जाता था। जनरली पेजेंट्स जो होते थे उन्हीं को उठा लिया जाता था आर्मी में फाइट करने के लिए। यहाँ पे प्रोफेशनल आर्मी अभी भी सेटअप नहीं की गई थी। अब हम बात करेंगे मगध के बारे में। 6th और 4th सेंचुरी BC के बीच में जो हमारा मगध था, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा बन चुका था। इसके कई रीज़न बताए जाते हैं। सबसे पहला रीज़न, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था। दूसरा रीज़न, यहाँ से आयरन माइंस को काफ़ी इजीली एक्सेस किया जा सकता था, जिसके टूल्स और वेपन्स वगैरह बनाए जा सकते थे। तीसरा रीज़न, यहाँ के फॉरेस्ट में एलिफेंट्स मिल जाते थे जो कि आर्मी में काम आते थे। फोर्थ रीज़न, यहाँ से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को एक्सेस किया जा सकता था, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का काफ़ी एक ईजी और चीप कम्युनिकेशन का मेथड था। इसके अलावा हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में अलग रीजंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ के जो रूलर्स आ रहे थे, चाहे वो हमारे महापद्मनंदा हो गए, अजातशत्रु या बिंबिसारा हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर करना चाहते थे, और इनके जो मिनिस्टर्स थे वो इनको हेल्प करते थे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसके कारण मगध की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब यहाँ का कैपिटल इनिशियली था राजगाह, जिसका मतलब होता है राजा का घर, हाउस ऑफ द किंग। इसको भी एक फोर्टिफाई किया गया था, हिली एरिया में एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, लेकिन ये कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र में 4th सेंचुरी BC के बाद। पाटलिपुत्र से भी गंगा के जो रूट्स थे उनको इजीली एक्सेस किया जा सकता था। प्रेजेंट डे की बात करें तो राजगीर बिहार में और पाटलिपुत्र पटना में। मगध अपने पावर्स के सबसे पीक पे पहुंचा मौर्यन एम्पायर में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, और इन्होंने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और बलूचिस्तान रीजन तक पहुंचाया। इसके बाद इनके ग्रैंडसन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे रूलर अशोका, इन्होंने कलिंगा उड़ीसा में जो है उसको कैप्चर किया। इस एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चलता है मौर्यास के बारे में? तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। सबसे पहले
जो हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, सबसे ज़्यादा बहुत सारे इन्होंने स्कल्पचर्स बनवाए थे, उसके थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है। फिर बहुत सारे अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं, हमारे लिटरेरी वर्क्स। सबसे पहले आते हैं हमारे मेगास्थनीज के अकाउंट्स। ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इन्होंने जो अकाउंट्स लिखे उनमें से कुछ फ्रेगमेंट सर्वाइव करते हैं, जिनको हमने स्टडी किया इस मौर्यास के बारे में पता लगाने के लिए। फिर चाणक्य के अकाउंट, जिनको हम कौटिल्य भी बुलाते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र कंपोज किया, जिससे हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है मौर्यास के बारे में। इनको बताया जाता है कि ये चंद्रगुप्त के एक कोर्ट के मिनिस्टर थे। इसके अलावा हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है, जैन टेक्स्ट देखने को मिलता है, कुरान्स में इनके बारे में मेंशनिंग देखने को मिलती है, और भी संस्कृत वर्क्स देखने को मिलते हैं, जिनके थ्रू हमें मौर्यास के बारे में पता चलता है। लेकिन ये सब तो ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनसे, क्योंकि ये डायरेक्टली एक रूलर के इंस्क्रिप्शंस थे। रॉक्स में और पिलर्स में ये अपने जो स्पीच देते थे ना, सिर्फ बोला नहीं करते थे, बल्कि कई चीज़ों को, कई मैसेजेस को अपने सब्जेक्ट्स के लिए लिखवा भी दिया करते थे। हमें रॉक्स में, पिलर्स में इनके मैसेजेस देखने को मिलते हैं। ये ऐसा करने वाले वन ऑफ द फर्स्ट रूलर्स थे, और इसमें लिखवाते क्या थे, जो भी इनको धम्मा से समझ में आता था वो अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखवा दिया करते थे। इसमें क्या होता था कि आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। जितने भी ब्राह्मण्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस किया है, गिव अप किया है, उनकी तरफ आपको जेनरस रहना है, उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। अपने स्लेव्स के, सर्वेंट्स को भी आपको काइंडली ट्रीट करना है। सारे रिलीजियंस को, सारे ट्रेडिशंस को, सारे कल्चर्स को आपको रिस्पेक्ट करना है। बेसिकली इस तरीके के मोरल वैल्यूज़ के ये जो लेसन्स थे वो उनको इंस्क्राइब करवा दिया करते थे। अब हम देख लेते हैं कि इतने सारे सोर्सेज से हमें इस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या पता चलता है। यहाँ पे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैली, तोसाली और सुवर्णनगरी। ये सब हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा एम्पायर है, यहाँ पे हमें जो इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले उनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है, तो क्या इतने बड़े एम्पायर को एक जगह से यूनिफॉर्मली एडमिनिस्टर किया जाता होगा? इसका आंसर हमारे सामने निकल के आया है, नहीं। जो हमारे मेन कैपिटल्स थे और प्रोविंशियल सेंटर्स थे, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन बाकी जगहों पे वीक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, उतनी ज़्यादा पावरफुली कंट्रोल नहीं किया जाता था। अब ये जो सेंटर्स है इनको काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो तक्षशिला है, उज्जैनी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर है। इसके अलावा जो सुवर्णनगरी है, ये कर्नाटका के जो गोल्ड माइंस हैं उनको टैप करने के लिए बनाया जाता था, तो इनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली एक एक जगह पर सेटअप किया गया था। इस पूरे एम्पायर में कम्युनिकेशन और ट्रेवल और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, चाहे वो लैंड रूट से हो, चाहे वो रिवर रूट से हो। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर आपको सेंटर से, कैपिटल से आपको प्रोविंसेस तक जाना है, तो काफ़ी हफ्तों या फिर महीनों तक भी ट्रैवल आपको करना पड़ता था। तो उसके लिए आपको प्रोविजंस यानी कि खाने पीने की और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्लस प्रोटेक्शन करने के लिए आपको आर्मीज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। इस आर्मी के बारे में हमें पता चलता है मेगास्थनीज के अकाउंट से। उन्होंने एक कमेटी के बारे में बताया जिसकी 6 सब कमिटीज़ थी। इसका क्वेश्चन आता है, अच्छे से सुनिएगा। इन 6 सब कमिटीज़ के अलग अलग काम थे। एक का काम था नेवी को देखना, दूसरी का काम था ट्रांसपोर्टेशन और प्रोविजन देखना। इसके अंदर बहुत सारे काम आते थे, उसको हम आगे देखेंगे। थर्ड का काम था फुट सोल्जर्स को अरेंज करना, फोर्थ का काम था हॉर्सेस मैनेज करना, फिफ्थ का काम था चैरियट्स यानी कि रथ मैनेज करना, और सिक्स्थ का काम था एलिफेंट्स की तरफ लुक आफ्टर करना। सेकंड जो हमारी कमेटी थी, सब कमेटी, जिसका काम था ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन देखना, इसके क्या क्या काम होते थे? आपको बुलक कार्ट अरेंज करना है, लोगों के लिए, सोल्जर्स के लिए फूड और एनिमल्स के लिए फॉडर अरेंज करना है, सर्वेंट्स हायर करना है, आर्टिजन्स हायर करना है। तो ये सारे काम करने के लिए अलग अलग सब कमिटीज़ को बना दिया गया था। इसके अलावा जो हमारे अशोका थे, अपने पूरे एम्पायर को होल्ड करने के लिए धम्मा के जो मैसेजेस थे, जो यूनिवर्सल मैसेजेस हमने देखे थे मोरल वैल्यूज़ के, उसको स्प्रेड करने का काम किया करते थे अपने पूरे एम्पायर को पावरफुली होल्ड करने के लिए। इसके लिए इन्होंने धम्मा महामाता स्पेशल ऑफिसर्स थे, वो हायर किए थे, जो इस मैसेजेस को स्प्रेड करने का काम किया करते थे अशोका के लिए। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्या ये एक्चुअली में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एम्पायर था? तो उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जब 19th सेंचुरी में हमारे हिस्टोरियंस ने इस एम्पायर के बारे में फाइंड किया, तो ये एक लैंडमार्क बताया गया था इंडिया की हिस्ट्री में। हम कॉलोनियल रूल में थे, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस को समझ में आ गया था कि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता लगने वाली है इन लोगों के बारे में, इस एम्पायर के बारे में।
जो यहाँ के हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले, फॉर एग्जांपल हमें स्कल्पचर मिले, काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकुलर आर्ट फॉर्म था जो डिस्टिंक्टिवली इस एम्पायर को बिलोंग करता था। हमारे जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, क्योंकि ये बाकी किंग्स की तरह खुद की तारीफ करने में नहीं लगे हुए थे, बल्कि मोरल वैल्यूज़ के लेसन स्प्रेड करना चाहते थे, जो बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हम्बल किंग थे। पावरफुल तो थे ही, लेकिन साथ में हम्बल भी थे, डाउन टू अर्थ भी थे। इसलिए कई हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने इनको एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह भी देखा। लेकिन ऑपोजिंग व्यू हमें देखने को मिलता है, सिर्फ 150 ईयर्स ये लास्ट किया ये एम्पायर। हाँ, ज्योग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स को, हमारे सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन फिर भी जो हमने पावर देखी वो तो सिर्फ सेंटर्स और प्रोविंशियल सेंटर्स में ही ज़्यादा थी। बाकी जो एरियाज थे उतना ज़्यादा कंट्रोल में ये लोग नहीं रख पाए थे। और 2nd सेंचुरी BC के बाद से हमें देखने को मिलता है कि नए किंगडम्स और चीफडम्स डेवलप होने लगे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इन नए चीफडम्स के बारे में, इन नए किंगडम्स के बारे में। ओवरऑल ये जो हमारा मॉडर्न एम्पायर था हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन 150 ईयर्स काफ़ी शॉर्ट स्पैन माना जाता है इंडिया की इतनी बड़ी हिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे जो नए किंगडम्स और नए चीफडम्स इमर्ज हो रहे थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। पहले हम देख लेते हैं कि चीफ्स और चीफडम्स क्या होते हैं। चीफडम्स वो एरिया जिनको चीफ्स रूल किया करते थे। अब चीफ्स क्या होते हैं, ये किंग से थोड़े अलग हैं। ये भी पावरफुल मैन है, इस चीफडम के हेड हैं, जिनकी पोजीशन हेरिडिटरी भी हो सकती है, नॉन हेरिडिटरी भी हो सकती है। इनकी पोजीशन में आने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने किनफोक का, जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका सपोर्ट मिलना चाहिए। इनके भी फंक्शन एक हेड की तरह ही होते हैं कि आपको स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करना है, आपको सारे वॉर्स में लीड करना है, जितने भी डिस्प्यूट्स उनको होंगे उनको आपको सेटल कराना है। लेकिन किंग की तरह ये टैक्स नहीं दिया करते थे, अपने सबऑर्डिनेट से गिफ्ट्स लिया करते थे, और इन गिफ्ट्स को भी जनरली अपने सपोर्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। और इन चीफडम्स की कोई ब्यूरोक्रेसी ये लोग नहीं, ऑफिशियल्स हायर नहीं किया करते थे, कोई स्टैंडिंग आर्मीज हायर नहीं किया करते थे। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। जो नए किंगडम्स और नए चीफडम्स डेवलप हो रहे थे, चाहे वो हमारे डेक्कन और सदर्न रीजन्स में हो, इंक्लूडिंग हमारे चीफडम्स जो चोलास के थे, चेरास के थे, पांड्यास के थे, तमिलकम रीजन में। तमिलकम रीजन यानी कि हमारा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और केरला के पार्ट्स हो गए, इनको पूरा कंबाइन करके तमिलकम रीजन था। अब ये जो नए डेवलप हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस भी हो रहे थे और स्टेबल भी हो रहे थे। इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, जो तमिल संगम टेक्स्ट है इसमें हमें पोएम्स देखने को मिलती है इन चीफ्स के बारे में, कि कैसे ये लोग वेल्थ अक्वायर करते थे, कैसे ये लोग अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे अपने सपोर्टर्स के बीच में। इसके बाद हमारे जो चीफ्स होते थे, जो किंग्स होते थे, इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स था वो था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। चाहे वो सतवाहनास हो गए जिन्होंने 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी CE तक रूल किया था वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के एरिया पे, चाहे वो हमारे शाकाज हो गए जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, फिर उन्होंने हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स में रूल किया था। इनका ट्रेड काफ़ी जगहों से होता था जहाँ से इनका मेन रेवेन्यू आता था। इनका एक्चुअल सोशल ओरिजिन कहाँ से था हमें नहीं पता, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ये पावर आए तो इन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करी हाई सोशल स्टेटस को क्लेम करने के लिए, जिसमें से एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी जो कई किंग्स ने यूज़ करी वो थी कि खुद को डाइटीज से, गॉड्स गॉडेसेस से कनेक्ट कर लेना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कुशानास। ये डेट आप याद रखिएगा, 1st सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी CE। इन्होंने सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक काफ़ी बड़े एरिया को रूल किया, और इन्होंने काफ़ी कोशिश करी खुद को गॉड से कनेक्ट करने की। इनके बारे में हमें टेक्स्ट से पता चलता है और जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनसे पता चलता है, और इनके जो कॉइन्स थे और स्कल्पचर्स थे ये काफ़ी सारी डिटेल्स इनके बारे में, इनके आइडियाज़ के बारे में हमें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मठ में, जो कि मथुरा के पास है, वहाँ के एक श्राइन में जहाँ पे गॉड और गॉडेसेस की इमेजेस होना चाहिए, वहाँ पे इनके हमें बहुत बड़े बड़े कुशाना रूलर्स के स्टैचूज़ देखने को मिलते हैं। सिमिलर स्टैचूज़ हमें अफगानिस्तान के श्राइन में देखने को मिलते हैं। क्लियरली खुद को गॉड लाइक मानते थे, और टाइटल्स जो इन्होंने होल्ड किए थे वो भी गॉड लाइक थे। देवपुत्र विच मीन्स सन ऑफ गॉड, मे बी ये लोग चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड थे क्योंकि वो भी खुद को सन्स ऑफ हेवन बुलाया करते थे। फिर 4th सेंचुरी के बाद हमें काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में टॉप पे थे किंग, लेकिन किंग के अंडर में समानतास थे, और ये समानतास लोकल रूलर्स टाइप के थे। इनके पास खुद का रिसोर्सेस होता था, ये भी काफ़ी सारी पावर होल्ड करते थे अपने लोकल एरिया में। अब इतनी पावर है तो ये किंग से कई बार टक्कर भी ले लिया करते थे। ये जो समानतास होते थे जनरली किंग को होमेज प्रोवाइड करते थे, किंग के अंडर में खुद को मानते थे, किंग को ट्रिब्यूट्स वगैरह दिया करते थे,
और किंग को अगर ज़रूरत पड़ती थी तो अपनी आर्मी से भी किंग को सपोर्ट किया करते थे वॉर्स वगैरह में। लेकिन कोई अगर समानता बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है तो वो किंग को ओवरटेक भी कर जाता था, और जस्ट इसका उल्टा अगर कोई किंग वीक हो गया है तो वो नीचे चले जाता था, समानता ऊपर आ जाते थे। गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें पता चलता है इनकी लिटरेचर से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से। और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होते थे? जनरली आप पोएट्स को हायर करते थे ये लोग, और पोएट से अपने बारे में तारीफ लिखवाया करते थे। तो ये मेनली किंग्स लोग अपने लिए किया करते थे। तो खुद ही हायर कर रहे हैं, खुद ही लिखवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फैक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, हमें तारीफ देखने को मिलेगी। तो इसके जो कंपोजर्स होते थे, जो इसके रीडर्स होते थे, वो इसको एज पोइट्री का आर्ट वर्क देखा करते थे, एज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देखा करते थे। इवन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, इनको स्टडी करते समय इनको फैक्चुअली नहीं लेते थे, बल्कि इनको समझते थे कि भाई इसमें तारीफ लिखवाई गई है, किंग ने खुद से ही लिखवाया है। क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया था समुद्रगुप्त ने, जो कि गुप्ता रूलर के काफ़ी इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे। हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इसको लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में। इसमें क्या लिखा था, एक एग्जैक्ट हमारे पास इस बॉक्स में दिया हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि किंग की कितनी तारीफ की गई है। किंग को सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है कि ये सारे ईविल को मिटा देंगे, और फिर इनको गॉड से कंपेयर किया गया है, वंस अगेन हाई स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए। अब अभी तक इस चैप्टर में हमने बात करी है एम्पायर्स की, किंग्स की, उनके किंगडम्स की। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते थे उनके बारे में। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये एक है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो कोई अकाउंट्स नहीं लिखते थे, तो इनके बारे में हमें बहुत कम सोर्सेज के थ्रू ही पता चल पाता है। जिसमें से एक सोर्सेज है एंथोलॉजीज। एंथोलॉजीज यानी कि एक स्टोरीज वगैरह का टेक्स्ट का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जटाकास हो गई, पंचतंत्र हो गई, जिसमें हमें स्टोरीज देखने को मिलती है, और इन स्टोरीज में ऑर्डिनरी सिटीजन की भी मेंशनिंग होती है, तो हमें इनके बारे में, इनकी लाइफ्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जो हमारी जटाकास थी उनको पाली में लिखा गया था। स्टार्टिंग में ये जो स्टोरीज थी ना वो ओरली सुनाई जाती थी, लेकिन बाद में इनको लिख दिया गया था। तो एक स्टोरी यहाँ पे हमें दी गई है गंधटेंडु जटाका की, जहाँ पे एक विकेट किंग होता है, एक इविल रूलर होता है, और उसके सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। ये जो किंग होता है ना, अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपने सब्जेक्ट्स के बीच में जाता है, तो वहाँ पे इसको बहुत सारे लोग मिलते हैं। इस स्टोरी में जितने भी ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं रूरल एरिया के, विलेज मैन हो गए, बॉयज़ हो गए, इवन एनिमल्स हो गए, इनके बारे में हमें देखने को मिलता है कि किंग जिस जगह के पे भी जा रहा है वहाँ पे लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई रॉबर्स आके हमें लूट के चले जाते हैं, दिन के टाइम पे टैक्स कलेक्टर्स आ जाते हैं और वो लूट के चले जाते हैं। तो हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि भाई जो जनता थी वो किंग से कई बार परेशान भी रहती थी। एट द एंड लोग बात कर रहे रहते हैं कि हम अपना विलेज छोड़ के फॉरेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ऑप्रेस हमें किया जाता है। तो यहाँ से हमें रूरल एरिया के लोगों की और रूलर्स के जो रिलेशन है उसके बारे में पता चलता है। एक तरीका तो ये था कि हमें लोग जो थे वो विलेज छोड़ के फॉरेस्ट चले जाते थे। दूसरी स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलती है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, ताकि ये जो ऑप्रेसिव डिमांड्स लग रही है उनको मीट करा जा सके और टैक्स पे किया जा सके। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और इन टैक्स को पे करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखने को मिले। पहली स्ट्रेटेजी थी प्लाओ एग्रीकल्चर में शिफ्ट होना। जो हमारे फर्टाइल एरियाज थे, जहाँ पे हमारी एलुवियल सॉइल थी और रेंस काफ़ी अच्छी होती थी, जैसे कि हमारा गंगा और कावेरी रीजन्स हो गए 6th सेंचुरी BC के बाद, यहाँ पे प्लाव यूज़ किया जाने लगा। इसका जो प्लाव शेयर होता था, यानी कि जो प्लाव का नीचे वाला पोर्शन होता था वो आयरन टिप्ड होता था। इससे एलुवियल सॉइल में जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा गंगा वैली में अब पैडी के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमारा ट्रांसप्लांटेशन मेथड यूज़ होने लगा था। अब पैडी क्या होता है? ये जो राइस का क्रॉप होता है ना, उसी के जो हमारा क्रॉप होता है उसको हम पैडी बुलाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या होता है? सीड्स को पहले ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जब छोटे छोटे सैपलिंग सूख जाते हैं तो उनको वहाँ से निकाल के वाटर लॉग्ड फील्ड्स में लगा दिया जाता है। इससे ट्रांसप्लांटेशन से होता ही है कि जो सैपलिंग का जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये किया जा रहा था। लेकिन जो आयरन प्लाउशेयर हो गया, ये हर जगह पे नहीं किया जा रहा था। ये जो टेक्नोलॉजीज थी काफ़ी ज़्यादा अनइवन थी। फॉर एग्जांपल जो हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सेमी एरिड लैंड था जहाँ पे रेनफॉल उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो इन जगहों पे 20th सेंचुरी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। हिली ट्रैक्स जो हमारे थे नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स के हमारे सब कॉन्टिनेंट के, यहाँ पे हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था।
ये एक टूल है एग्रीकल्चर का, इसको हमारे रीजन में फावड़ा बोला जाता है। इसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ये जो हो एग्रीकल्चर ये ज़्यादा सूट करता था। इसके अलावा एक अलग स्ट्रेटेजी थी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन सेमी एरिड रीजन्स में। इसके लिए वेल्स और टैंक्स मेनली यूज़ किए जाते थे। इनके अलावा कुछ जगहों पे हमें कैनल्स भी देखने को मिलेंगे। अब इरिगेशन फैसिलिटी बनाने के लिए खर्चा लगता है, तो कम्युनिटीज़ मिलकर इनको बनवा लिया करती थी। कई बार जो इंडिविजुअल्स होते थे, पावरफुल इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल हमारे किंग हो गए, ये बनवा के दे दिया करते थे। अगर किंग कोई एक बनवा के दे रहा है किसी को ऐसी इरिगेशन फैसिलिटी, तो वो मेक श्योर करता था कि अपने इंस्क्रिप्शन में भी इसको नोट करवाए। अब हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस थे। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन ज़्यादा रिच है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन वीक है और पुअर है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंसेस अलग अलग सोर्सेज के थ्रू पता चलते हैं। पहली हमारी सोर्सेस है जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की स्टोरी हो गई वो, इनके थ्रू हमें 3 कैटेगरीज के बारे में पता चलता है। एक लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, फिर स्मॉल पेजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स। यहाँ पे एक टर्म आता है गहापति। गहापति यानी कि जो भी हाउस होल्ड का मास्टर होता था, हेड होता था। हाउस होल्ड में विमेन है, चिल्ड्रन है, एनिमल्स वगैरह हैं, स्लेव्स हैं, हमारे सारे रिसोर्सेस हैं। इनको कंट्रोल कौन करता था? जो भी मेल हेड होता था, उसके लिए टर्म है गहापति। ऑल्सो ये टर्म यूज़ किया जाता था जो पावरफुल लोग थे, अर्बन एलिट्स थे, जो हमारे वेल्दी मर्चेंट्स थे, उनको डेजिग्नेट करने के लिए। क्योंकि जो वीक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारा लेबर्स हो गए, तो ये इन गहापति के अंडर में आते थे। ये टर्म हमें देखने को मिलता है पाली लैंग्वेज के जो टेक्स्ट थे उसमें, और ये यूज़ किया जाता था हमारी सेकेंड कैटेगरी स्मॉल पेजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए। इसके अलावा जो हमारे लार्ज लैंड होल्डर्स थे, जो विलेज हेडमैन थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे सोसाइटी में। ये बाकी जो कल्टीवेटर्स थे, पुअर सेक्शंस थे, उनको कंट्रोल भी किया करते थे, उनके अंडर में ये लोग आते थे। जो हमारे विलेज हेडमैन की पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी कि एक हेड बना, फिर दूसरा उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से चलती थी। इसके अलावा हमें जो अर्ली तमिल टेक्स्ट देखने को मिला है, हमारा संगम टेक्स्ट, इसमें भी हमें इन कैटेगरीज के बारे में मेंशनिंग देखने को मिली है। ये टर्म्स आप याद रखिएगा, लार्ज लैंड ओनर्स के लिए वेलालर, प्लाउमैन के लिए ओजावर और स्लेव्स के लिए आदिमाई। तो यहाँ पे भी 3 कैटेगरीज की मेंशनिंग है उनके स्टेटस के हिसाब से। अब क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटस किस बेसिस पे डिफाइन होता है? तो किसके पास सबसे ज़्यादा लैंड का एक्सेस है, रिसोर्सेज किसके पास ज़्यादा है, किसके पास स्लेव्स ज़्यादा है, किसके पास ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो। तो जो रिच सेक्शन के थे उनके पास काफ़ी सारा रिसोर्सेज उनके अंडर में होता था। अब ये जो पावरफुल लोग थे, इनके पास रिसोर्सेज होता था, तो ये लोग डोनेट भी किया करते थे, लोगों को लैंड ग्रांट भी किया करते थे। कॉमन एरा के स्टार्टिंग से ही हमें इस तरीके के लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं कुछ स्टोन्स में देखने को मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स में होते थे। अब मैं किसी को लैंड डोनेट कर रहा हूँ तो मुझे एक रिसीट उसको देना पड़ेगी ना, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शंस के इंस्क्रिप्शंस दिए जाते थे कि भाई हाँ, ये अब लैंड आपका हो चुका है। ज़्यादातर जो हमें लैंड ग्रांट्स देखने को मिले, या तो वो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे या फिर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को दिए जाते थे। ये अक्सर संस्कृत में होते थे, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद से हमें ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले कि आधा पार्ट संस्कृत में था, नीचे का पार्ट तमिल या तेलुगु या किसी लोकल लैंग्वेज में था। अब जब भी ये लैंड ग्रांट का क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे प्रभावती गुप्ता के बारे में पूछा जाता है। ये थी चंद्रगुप्त II की डॉटर, और इन्होंने शादी करी थी वकाटकास, एक दूसरी रूलिंग फैमिली है, उनके किंग के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे लैंड ग्रांट्स किए थे। अब वैसे तो हमारा जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट है उसमें बोला जाता है कि भाई विमेन के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, उनके पास इतनी पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो लैंड ग्रांट कर रही थी, तो ऑब्वियसली इनके पास पावर थी, इनके अंडर में काफ़ी सारा लैंड था। तो इसका रीज़न हम ये अज्यूम कर दें कि मे बी ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक चंद्रगुप्त II की डॉटर थी तो इसलिए इनके पास पावर थी, बाकी विमेन के पास ऐसे एक्सेस नहीं होता होगा। दूसरा रीज़न ये है कि मे बी ये जो ब्राह्मण्स हमारे रूल्स वगैरह बना रहे थे, ये हर जगह पे फॉलो नहीं किए जाते होंगे। ये एक दूसरा रीज़न हमारे सामने है। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिले, इनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। हमें जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, जो किंग्स हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप पता चलता है। हमें देखने को मिला है कि भाई जो पेजेंट्स वगैरह होते थे ना, उनको ट्रिब्यूट देना होता था, अपने जो प्रोड्यूस है उसको कुछ पोर्शन किंग को देना पड़ता था। लेकिन अगर किंग ने लैंड ग्रांट कर दिया तो वहाँ लैंड ग्रांट में क्लियरली मेंशन किया जाता था कई बार कि अब आपको जितना भी ट्रिब्यूट जो आप हमको देते थे वो इस ब्राह्मण को देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लैंड है उनको ग्रांट कर दिया गया है। इस तरीके जो रूल्स हैं कि अब क्या होगा लैंड ग्रांट के बाद, ये हर जगह हमें वेराइट होते हुए देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पे काफ़ी सारे पावर्स दिए जाते थे जिसको भी लैंड ग्रांट किया जा रहा है उनको, कुछ जगहों पे कम दिए जाते थे, कुछ जगहों पे मेंशनिंग नहीं होती है। इसके अलावा हमें वेरिएशंस देखने को मिले हैं कि कितना साइज ऑफ लैंड डोनेट किया जा रहा है। कहीं पे बहुत सारा लैंड डोनेट किया जा रहा है, कहीं पे छोटे छोटे प्लॉट्स डोनेट किए जा रहे हैं।
और भी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने निकल के आते हैं कि ये लैंड ग्रांट्स क्यों किए जा रहे थे। एक रीज़न इसका ये बताया जाता है, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि एक स्ट्रेटेजी थी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। किंग्स जहाँ पे भी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है वहाँ का लैंड ग्रांट कर देते थे ताकि अब वहाँ पे कल्टीवेशन होने लगे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नहीं, एक्चुअल में किंग की जो पावर है अब वो कम हो रही है और ये उस पावर की वीकनिंग की इंडिकेशन है, क्योंकि अब समानतास की पावर बढ़ रही है और किंग अपने एलाइज बनाना चाहता है, इसलिए वो लैंड ग्रांट कर रहा है ताकि उसके एलाइज बने। इसके अलावा कुछ का कहना है कि किंग की पावर कम हो रही है, अब वो चाहता है एटलीस्ट वो सुपरमैन बने, एटलीस्ट फेक पावर ही शो करे, इसलिए वो अपना लैंड ग्रांट कर रहा है लोगों को, फेक पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बॉक्स में आपको एक प्रभावती गुप्ता के एक डोनेशन का इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर रही है कि ये जो लैंड है इन ब्राह्मण को डोनेट कर दिया गया है और अब सारी जो पावर है वो इन ब्राह्मण के हाथों में आ चुकी है। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के इंस्क्रिप्शन से हमें जो कल्टीवेटर्स है और जो स्टेट है उसके बीच का रिलेशनशिप पता चलता है। हमें पता चलता है कि कैसे जब लैंड डोनेट होता था तो पावर भी शिफ्ट हो जाती थी, कल्टीवेटर्स के लिए एक नया लीडर उनके सामने आ जाता था। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है कि ऐसी तो बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो समानतास के, स्टेट के, ऑफिशियल्स के रीच में नहीं थी, तो ये पॉपुलेशन क्या किया करती थी? क्या ये लोग भी लैंड ग्रांट किया करते थे या फिर इनको कुछ मिलता था? इनके बारे में हमें नहीं पता चलता है। फॉर एग्जांपल फिशरमैन हो गए, नोमैडिक सेक्शंस हो गए, आर्टिजन्स हो गए, इनके बारे में हमें कोई ट्रांजैक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। ये लोग अपनी लाइफ्स को, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया करते थे। अब हम वापस चलते हैं हमारी 6th सेंचुरी BC पे और कुछ सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे सिटीज़ थे, कैपिटल्स थे, वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे बनाए जा रहे थे। इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल जो हमारा पाटलिपुत्र था वो रिवर रूट्स पे, उज्जैनी लैंड रूट्स पे, पुहार कोस्ट के पास सी रूट्स पे, जो हमारा मथुरा था वो ऐसी जगह पे बनाया गया था जहाँ से बहुत सारी कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जा रही थी। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसके बारे में। जो किंग्स होते थे, जो रूलिंग एलिट्स होते थे, वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे। इनके बारे में, यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? एक्सकेवेशंस करके। लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हड़प्पा में था, हमें जहाँ पे डिग करना है वहाँ पे हमने कर लिया, बहुत अच्छे से रिसर्च हम कर सकते थे। लेकिन जब हम राजगीर, पटना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आज की डेट पे लोग रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्रीली एक्सकेवेशंस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये पॉटरी बोल्स और डिशेस होते थे, इनको ग्लॉसी फिनिश दिया जाता था, अर्बन पॉपुलेशन के लिए इनको बनाया जाता होगा। इसके अलावा नॉर्मल चीज़ें, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगर्स, स्टैचूज़, ये सब हमें देखने को मिले अलग अलग मटेरियल के। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, शेल, ग्लास, एटसेट, टेराकोटा, ये सब यहाँ पे यूज़ किया जाता था। अब हमें 2nd सेंचुरी की BC के बाद से वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिले। ये क्या होते थे? जो डोनेशंस किए जाते थे, जो गिफ्ट्स दिए जाते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को, उनको वोटिव इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया जाता था। इनमें जो भी डोनर है उसका नाम लिखा होता था और कई बार उसकी ऑक्यूपेशन लिखी होती थी। तो ऑब्वियसली इसके थ्रू हमें ऑक्यूपेशंस के बारे में पता चलता है। हमें वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल लैंग्वेज, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स, लैंग्वेज क्यों भूल गया मैं, इन सब ऑक्यूपेशंस के बारे में पता चलता है। और सिर्फ ऑक्यूपेशंस नहीं, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कई बार वहाँ पे मेंशनिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जहाँ पे ग्रुप में काम किया जाता था। फॉर एग्जांपल मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आर्टिजन्स का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब एक ग्रुप में काम करते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम गिल्ड या श्रेणी बोलते थे। इनमें एक साथ पूरा रॉ मटेरियल आता था, प्रोडक्शन होता था और उसको फिर मार्केट किया जाता था, सेल किया जाता था। यहाँ के प्रोडक्शन में काफ़ी सारे टूल्स भी यूज़ किए जाते थे, हमारे मेटल के, आयरन के टूल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्रेड भी हो रहा होगा, तो पूरे ट्रेड की 6th सेंचुरी BC तक जो ट्रेड नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर हम बाय लैंड ट्रेड की बात करें तो सेंट्रल एशिया और आगे तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा था। और अगर अपन सी रूट्स की बात करें तो सी रूट्स ट्रेड करने के लिए कोस्टल एरियाज़ में पोर्ट्स बनाए जाते थे और उनके थ्रू काफ़ी दूर दूर तक ट्रेड किया जा रहा था। अगर अपन अक्रॉस अरेबियन सी बात करें तो ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक ट्रेड हो रहा था और बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक ट्रेड हो रहा था। अब इतने ज़्यादा ट्रेड नेटवर्क है तो बीच में तो अटैक भी किया जा सकता है, तो उसके लिए अलग अलग रूलर्स जो थे वो अपने अपने टेरिटरी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और इस प्रोटेक्शन के लिए एक प्राइस चार्ज किया करते थे एज टैक्स। इसके अलावा आप ट्रेड करने के लिए जाता कौन कौन था? तो पेडलर्स यानी कि बाय फुट ट्रेवलर्स होते थे,
ये अपना ट्रेड करते थे बाय फुट ट्रेवल करके, और जो मर्चेंट्स होते थे वो कैरावान्स बुलेट कार्ट्स में अपना गुड्स लेके जाते थे और ट्रेड करते थे। इसके अलावा जो सी फेयरर्स हैं जो बाय सी रूट्स ट्रेड करने जाते थे, अब सी रूट में प्रोटेक्शन देना थोड़ा मुश्किल है, तो इन पे काफ़ी बार अटैक्स भी हो जाते थे, लेकिन इनकी जो जर्नी होती थी रिस्की होती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग अर्न किया करते थे। यहाँ पे हमें जो रिच और वेल्दी मर्चेंट्स हैं उनके लिए टर्म्स देखने को मिलते हैं। तमिल लैंग्वेज में मसत्तुवन और प्राकृत लैंग्वेजेस में सेठीस और सतवाहास, ये काफ़ी ज़्यादा अर्न भी किया करते थे अपना ट्रेडिंग कर करके। अब ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो ट्रेड किया क्या जाता था, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे थे। सॉल्ट से लेके ग्रेन, क्लॉथ, मेटलोस, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, ये ट्रेड किए जा रहे थे। हमारे रोमन एम्पायर में स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, स्पेशली जो हमारा पेपर है वो ट्रेड किया जा रहा था। टेक्सटाइल, मेडिसिनल प्लांट हमारे मेडिटेरेनियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इन चैप्टर्स की सबसे अच्छी बात यही है कि पूरा जो चैप्टर है वो एक लिंक में चलता चला जाता है। अभी हमने ट्रेड की बात करी, तो ट्रेड करने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने बार्टर सिस्टम देखा था। यहाँ पे हमने कॉइन्स की बात करी है कि 6th सेंचुरी BC के बाद कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो गया था, पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो उनका यूज़ किया जाता था। सिल्वर या कॉपर में किंग्स या फिर जो भी उसको इशू करवा रहा है वो अपना पंच उसमें करवा देता था, और इन कॉपर्स और सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया जाता था। इवन गोल्ड कॉइन्स हमें देखने को मिले, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में ये कॉइन्स हेल्प करते थे। ऐसे कॉइन्स हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए देखने को मिल जाते हैं। जो न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं, यानी कि जो इन कॉइन्स की इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस की स्टडी करते हैं, वो इन कॉइन्स के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड नेटवर्क है, उसके बारे में पता लगा लेते हैं। तो इन कॉइन्स को स्टडी करके हमें सबसे पहली बात समझ में ये आई है कि इनको किंग्स इशू कराया करते थे। अलग अलग किंग्स के हमें कॉइन देखने को मिले हैं, लेकिन सिर्फ किंग्स नहीं, जो बैंकर्स हो गए, जो टाउन्स पीपल हो गए, ये लोग भी इनको इशू कराया करते थे। इंडो ग्रीक्स पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने कॉइन में अपने नेम के साथ अपनी इमेजेस भी पंच करवाना चालू करी। इनके कॉइन्स हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इनके बारे में पता लगाने के लिए। ये रूलर्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 2nd सेंचुरी BC के बाद आए थे। इनके कॉइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कुशानास हैं, ये इन्होंने 1st सेंचुरी C के बाद बहुत सारे अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स बनवाना चालू किए, तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली इनके जो गोल्ड कॉइन्स हैं और रोमन एम्परर्स के जो गोल्ड कॉइन्स थे और जो पार्थियन रूलर्स के जो कॉइन्स थे, इनके जो वेट है वो एकदम सिमिलर है। तो इससे हमें समझ में आता है कि इनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन था, कम्युनिकेशन होता था। इसके अलावा हमें जो कॉइन्स देखने को मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिले, गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी हो रहा है, जिसके कारण ये इतने सारे कॉइन्स बनाए जा रहे हैं। रोमन एम्पायर के कॉइन्स हमें साउथ इंडिया में देखने को मिले, तो इससे क्या समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एम्पायर में रह रहे हो उसी में आप ट्रेड करोगे। ये तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखा था कि दूर दूर तक ट्रेड किया जाता था, तो यहाँ पे भी हमें रोमन एम्पायर के कॉइन्स हमारे एरिया में देखने को मिले हैं। तो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी ट्रेड किया जाता था। जो कॉइन्स हैं वो सिर्फ जो हमारे अर्बन एलिट्स हैं ये लोग नहीं बनवा रहे थे, हमें जो रिपब्लिक पॉपुलेशन है, योद्धास हमारे पंजाब और हरियाणा के, ये हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये भी कॉइन्स बनवाते थे। इन्होंने अपने लिए बहुत सारे कॉपर के कॉइन्स इशू करवाए थे, तो ये लोग भी इंटरेस्टेड थे हमारा ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में पार्ट लेने के लिए। हमें जो गुप्ता रूलर्स हैं उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉइन्स देखने को मिले। इनके जो कॉइन्स थे वो अपनी गोल्ड की प्योरिटी के लिए, गोल्ड की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। इनके भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। लेकिन 6th सेंचुरी C के बाद से ये जो इतने सारे कॉइन्स की फाइंडिंग हो रही थी वो मिलना हमें बंद हो गए। तो अब इतने सारे जो कॉइन्स थे 6th सेंचुरी C के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब कॉइन्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसके हिस्टोरियंस अलग अलग रीज़न देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5th सेंचुरी C के आसपास जो हमारा वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया था, तो हो सकता है यार जो ट्रेड था वो बंद हुआ, इतना सारा जो ट्रेड का बेनिफिट होता था वो होना बंद हो गया, तो इसलिए कॉइन्स मिलना अब हमें बंद हो गए। दूसरा रीज़न ये दिया जाता है कि नहीं भाई, ट्रेड तो अभी भी हो रहा है लेकिन नए नेटवर्क्स बन चुके हैं, नई जगहों पे ट्रेड हो रहा है, और आपको कॉइन्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कॉइन्स सर्कुलेशन में है, इनको होल्ड करके नहीं रखा जा रहा है, इसलिए आपको कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हमें कॉइन्स मिलना बंद हो गए 6th सेंचुरी C के बाद, फिर भी हमें इंस्क्रिप्शंस में इन कॉइन्स की मेंशनिंग देखने को मिलती है, इसलिए बोला जाता है कि ट्रेड तो यहाँ पे अभी भी चल रहा है। इस तरीके के पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। नीचे आप योद्धास के कॉइन देख सकते हैं, इसके बाद गुप्ता रूलर्स के प्योरिटी वाले गोल्ड वाले कॉइन्स आप देख सकते हैं। तो अब चाहे आपको ट्रेड का क्वेश्चन आए, कॉइन्स का क्वेश्चन आए, या फिर कॉइन्स के टेपर ऑफ होने का क्वेश्चन आए, आप सारे लिख सकते हैं।
चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हम डिटेल में देखेंगे कि ब्राह्मी और खरोष्टी को कैसे डिसाइफर किया था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट से हमारी मॉडर्न स्क्रिप्ट्स बनी है, चाहे वो हमारी देवनागरी हो गई, चाहे वो हमारी बंगाली स्क्रिप्ट हो गई, वो इसी से इवॉल्व हुई हैं। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे अशोका इंस्क्रिप्शन हमें इसी स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। तो लेट 18th सेंचुरी के बाद हमारे यूरोपियन और हमारे इंडियन स्कॉलर्स ने मिलके बैकवर्ड स्टडी करना चालू किया। हमारे जो मॉडर्न स्क्रिप्ट्स हैं, हमारी देवनागरी और हमारी बंगाली स्क्रिप्ट, इनका यूज़ किया और इनको कंपेयर किया पुरानी स्क्रिप्ट से, ब्राह्मी की स्क्रिप्ट से। और इस कंपैरिजन के बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद हमने इनका मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करी। पहले हमें क्या लगता था कि जो हमें स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं उसमें संस्कृत लैंग्वेज को लिखा गया है ब्राह्मी का यूज़ करके, लेकिन बाद में हमें काफ़ी मेहनत के बाद पता चला कि नहीं, प्राकृत लैंग्वेजेस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। काफ़ी सारे एपिग्राफिस्ट ने स्टडीज़ करी और बहुत सारी स्टडीज़ के बाद फाइनली 1838 में जेम्स प्रिंसिप ने इस अशोकन ब्राह्मी को डिसाइफर कर लिया। यहाँ लेफ्ट में आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, एक तरफ देवनागरी है, दूसरी तरफ हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं खरोष्टी को कैसे डिसाइफर किया गया। खरोष्टी स्क्रिप्ट में जितने भी हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंस्क्रिप्शंस मिले, उनमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ हमें देखने को मिला है। इनको डिसाइफर करने में जो इंडो ग्रीक रूलर्स के जो कॉइन थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। होता क्या था, कॉइन में इन रूलर्स के नाम लिखे होते थे। अब एक ही रूलर का नाम ग्रीक स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है और खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है। हमारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स इन ग्रीक स्क्रिप्ट को पढ़ सकते थे, अब वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि अच्छा, ए के लिए ये लेटर है, ए इसके लिए ये साइन यूज़ किया गया, इस लेटर के लिए ये साइन यूज़ किया है। जब आपने इस तरीके से कंपैरिजन करना चालू किया तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कौन सा साइन किस लेटर के लिए, किस प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज़ किया गया है। जब हमें पता चला कि भाई प्रिंसिप को जब पता चल गया कि ये प्राकृत लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ की गई हैं इन खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस में भी, तो इन टेक्स्ट को पढ़ना आसान हो गया और हम बड़े बड़े टेक्स्ट को भी पढ़ने लगे और हमने इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। अब सिंस हमने यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी उसको डिसाइफर कर लिया, हमारे लिए यहाँ का जितना भी टेक्सचुअल एविडेंसेस है, जितने भी इंस्क्रिप्शंस है, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए और हमें ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही मिलती है। अब हम बात करेंगे दो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में। सबसे पहले आप एक राइट में देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे इंस्क्रिप्शन में कहीं पे भी किंग अशोका की बात नहीं की गई है। यहाँ पे उनका टाइटल लिखा हुआ है देवनाम्पिया पियादसी, और बताया गया है कि ये जो देवनाम्पिया पियादसी हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे इनके पहले एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अच्छा सिस्टम नहीं था, रिपोर्ट्स देखने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, इन्होंने आके उसको फिक्स किया। लेकिन कैसे पता चला हमें कि ये अशोका ही थे? हमने क्या किया, एक दूसरे इंस्क्रिप्शन से इसको कंपेयर किया, इसकी राइटिंग स्टाइल, इसका कंटेंट, इसकी पैलियोग्राफी हमने देखी, और उस कंपैरिजन के बाद हमें पता चला कि हाँ भाई, ये जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं ये सेम टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं और सेम रूलर की बात कर रहे हैं। तो इस इंस्क्रिप्शन में अशोका की मेंशनिंग है, इसमें उनका टाइटल देवनाम्पिया पियादसी लिखा हुआ है, तो हमें समझ में आया कि अशोका का ही टाइटल था देवनाम्पिया पियादसी। देवनाम्पिया यानी कि बिलव्ड ऑफ द गॉड, और पियादसी हमने पहले भी देखा, प्लेजेंट टू बेहोल्ड। तो इस तरीके के हमें अलग अलग कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं स्टडी करते समय, बहुत सारे असेसमेंट्स करने पड़ते हैं, अलग अलग लाइन ऑफ रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं हमारे हिस्टोरियंस को। हमारे हिस्टोरियंस को हमेशा असेस करना पड़ता है कि जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें फैक्ट्स की बात की जा रही है या फिर सिर्फ अपनी तारीफ की जा रही है। बहुत सारे हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसमें एग्जैजरेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है, अशोका बोल रहे हैं कि पहले अरेंजमेंट अच्छे नहीं थे, तो उसको हम डायरेक्टली एकदम मान नहीं सकते, हमें बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस पे रेफर करना पड़ता है और जज करना पड़ता है कहाँ पे एग्जैजरेशन है, कहाँ पे फैक्ट है, कहाँ पे ऐसी बात है जिसको हमें मानना चाहिए, कहाँ पे ऐसी बात है जिसको हमें डाउट करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ये दूसरा इंस्क्रिप्शन है, एंग्विश ऑफ द किंग। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, अशोका ने कलिंगा को कॉन्क्वर किया और उसके बाद उनका पूरा माइंड चेंज हो गया। उन्होंने इतना बड़ा एक वॉर देखा, इतनी सारी डेथ और सफरिंग देखी, उसके बाद वो पीस की तरफ चले गए, बुद्धिज़्म की तरफ चले गए, धम्मा की तरफ चले गए। तो ये इतना बड़ा माइंड चेंज हमें देखने को मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन में उसी चीज़ की बात पूरी की गई है। लेकिन जिस जगह पे उन्होंने ये अटैक किया था, उड़ीसा में, कलिंगा में, वहाँ पे हमें ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इससे हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उस जगह पर ऐसे इंस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? क्या इतना बड़ा ये अटैक था? क्या इतना बड़ा इनका माइंड चेंज हो गया? इतने ज़्यादा ये दुख में थे, सौरों में थे, एंग्विश में थे कि उसकी वो बात वहाँ पे कर ही नहीं पाए, इसलिए हमें उड़ीसा में ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता। या फिर मे बी हमें मिला ही नहीं है इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी लिखे तो गए होंगे पर वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। और भी हमारे हिस्टोरियंस के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें अज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें रॉक्स में और नॉर्मल कई जगहों पे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले,
कितने लोग उनको पढ़ पाते होंगे? लिटरेसी वाइड स्प्रेड तो नहीं थी, हर इंसान तो इसको नहीं पढ़ता होगा। जो पढ़ता था क्या वो बाकियों को पढ़ के सुनाता होगा? क्या जो इनमें चीज़ें लिखी गई हैं उसको सब लोग फॉलो करते होंगे? ये सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें ईजिली नहीं मिल सकता। इनको हमें बस अज्यूम करना पड़ता है और सिर्फ क्वेश्चंस की तरह हम इनको देख सकते हैं। इनका क्लियर आंसर हमें कभी नहीं मिल पाता। अब हम कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले इनमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। हमारी जो एपिग्राफी है वो 100% हिस्ट्री को कभी भी रिवील नहीं कर पाती। सबसे पहली प्रॉब्लम, जो लेटर्स हैं उनको बहुत फेंटली इंग्रेव किया गया था, इसलिए हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। कई बार लेटर्स मिसिंग होते हैं, कई बार जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले होते हैं वो ब्रोकन होते हैं, मिसिंग होते हैं, अच्छे से इंग्रेव्ड नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कई बार हमें उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता है। हो सकता है उसमें जो चीज़ लिखी हुई हो वो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड से कुछ रिलेशन रखती हो जिसको हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है हमें नहीं पता चलता। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने देखा था, हमें रिलीजियस जितनी भी चीज़ें थी, स्पेशल पब्लिक पर्पजेस वाली जो चीज़ें थी, उनका एग्जैक्ट मीनिंग कभी नहीं पता चला। तो ये प्रॉब्लम एपिग्राफी में हमेशा रहती है। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप कभी एपिग्राफिकल जर्नल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसे हिस्टोरियंस हमेशा टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, कई चीज़ों पे हमेशा डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि हमें हिस्ट्री एकदम 100% कभी भी पता नहीं चलती है। इवन जो हमें इतने सारे इंस्क्रिप्शंस मिले, ये इतने सारे तो हैं लेकिन पूरे नहीं हैं। एक्चुअली ये बहुत छोटा सा परसेंटेज है जो हमें मिल पाता है। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ज़्यादातर जो एविडेंसेस हैं वो उस टाइम पे ही ख़त्म हो गए होंगे, वो टाइम पे सर्वाइव ही नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस होंगे जो आज भी कहीं दबे होंगे, हमें मिले ही नहीं या फिर कभी मिलेंगे भी नहीं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हमारे हिस्टोरियंस के सामने आती हैं। और एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम, कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता चलना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ऑर्डिनरी सिटीजन किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे, उनका रिलेशन किंग के साथ कैसा था, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम के लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती थी, जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते थे। रिकॉर्ड क्या किया जाता है, जो किंग हो गया उसकी जो ग्रैंड एक्टिविटीज़ हो गई, जो बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, उनको रिकॉर्ड किया जाता था। जो डेली लाइफ के जॉयज़ और सॉरोज़ हैं, जो डेली लाइफ की चीज़ें, जो ऑर्डिनरी चीज़ें, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। तो ये सब हमें कभी टेक्स्ट में देखने को नहीं मिल पाती हैं। देखने को हमें मिलती है जो हमारे किंग्स थे और जो पावरफुल ग्रुप्स थे, उनके किस्से और उनकी चीज़ें। लेकिन हमारे हिस्टोरियंस फिर भी बहुत सारी मेहनत करते हैं अलग अलग चीज़ों को फाइंड करने के लिए। पहले हम इंटरेस्टेड थे जो किंग्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके बारे में जानने के लिए। फिर हमारा चेंज हुआ थोड़ा सा फोकस, कि अब हमें पता लगाना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन कैसे चलता था। इसके बाद हमने कोशिश करी कि भाई अब हमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, जो वीकर सेक्शंस थे, उनके बारे में स्टडीज़ किए जाए। तो इस तरीके से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो भी अपनी स्टडीज़ में डीप चले जाते हैं, और इस तरीके से हमें इस पूरा चैप्टर का इन्फॉर्मेशन मिलता है। हो सकता है फ्यूचर में हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिले इन सोसाइटीज़ के बारे में, इन लोगों के बारे में। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवटाइन गुड़िया। हो गया, हाँ हो गया चैप्टर मेरा।